हर बार यूनिक कार में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो 2024 भी अभी चला गया है, तो अभी पोलैंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या रूल एंड रेगुलेशन इन लोगों ने लगाया है नए वीज़ा की रिगार्डिंग, कि अपने एशियन कंट्री इंडिया पाकिस्तान नेपाल से जो आए तो उनके ऊपर क्या है और क्या अपना बेनिफिट है, क्या उसमें अपना लॉस है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे आज के इस टॉपिक पे। तो मेरे साथ बने रहिए हर बार यूनिक कार में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या है कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो भाई बात करते हैं। पहले तो अपन बात ये कर लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुए हैं पोलैंड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अपना क्या बेनिफिट है और अपना लॉस क्या है। इन तीन चीज़ के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो, 2024 चला गया और 1 जनवरी से इन लोगों ने क्या किया है पोलैंड के अंदर 2025 के अंदर कि कुछ तो ऐसे ये वीज़ा के ऊपर पॉइंट्स रखा है इन लोगों ने कि अगर जैसे मतलब अपने ऑस्ट्रेलिया कनाडा जो लोग जाते हैं तो उनके जो पॉइंट सिस्टम नहीं होता कि मतलब अगर आप एजुकेशन में हो या फिर आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, या आपके पास कोई इंजीनियरिंग की या कोई डॉक्टर की कोई डिग्री है, तो उस हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे इन लोगों ने एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, एक टर्म एंड कंडीशन रखी है कि अगर कोई बंदा जिसके 50 पॉइंट रख लेते हैं अपन, कि 50 पॉइंट अगर जिस बंदा अचीव करता है, ठीक है, इनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, तो उसको ये लोग वीज़ा देंगे। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। देखो, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, आप समझिएगा। कि जैसे मतलब 50 पॉइंट का इन लोगों ने रखा है। ठीक है, तो जैसे आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, आपके पास किसी भी फील्ड की डिग्री है, डजेंट मैटर कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बस आपके पास डिग्री, आप ग्रेजुएट हो। तो इन लोगों ने जैसे आपके पास डिग्री है तो आपको 2 नंबर डिग्री के मिलेंगे। ठीक है, दूसरा एज के ऊपर आ जाते हैं कि आप कौन सी एज में हो, आप 20 पे हो, 25 पे हो, 30 में हो, 40 के अराउंड हो, जो भी है। तो एज के हिसाब से इन लोगों ने रखा है। जैसे आप अंडर 25 के होते हो तो ये जैसे 6 पॉइंट देते हैं, 7 पॉइंट देते हैं, और अगर आप 30 के अबाव होते हो तो फिर उसमें पॉइंट घटते जाते हैं। ठीक है, समझे? जैसे 6 दिया, ठीक है, 30 के लगभग हो तो इन लोगों ने 5 कर दिया। आप 35 के ऊपर हो, 4 कर दिया। 40 में आ गए, 3 कर दिया। तो उस हिसाब से आपके पॉइंट काउंट होंगे। और दूसरा आपका डिपेंड करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट कितने स्ट्रोंग है। ठीक है, आपके स्ट्रोंग डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट का हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका अपोस्टाइल करवाया कि नहीं करवाया, पीसीसी वगैरह हो गई कि आपका कोई केस वगैरह कुछ है नहीं आपकी होम कंट्री के अंदर, वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों का ना जोड़ के ये लोग, जैसे अगर आपके पॉइंट 50 हो जाते हैं, एग्जांपल दिए मैंने 50 पॉइंट काउंट, अभी इन लोगों ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कितने पॉइंट के हिसाब से रखेंगे। बाकी ऐसा सिस्टम कर दिया है, जैसे कनाडा, अगर आपने कभी कनाडा के लिए अप्लाई किया है या ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए अप्लाई किया, तो वो लोग वैसे ही करते हैं। पॉइंट सिस्टम है उनका। ठीक है, उस हिसाब से तो आपको वीज़ा मिलेगा। पॉइंट अगर आप फिल करते हो, पूरा मिल जाता है आपको, पॉइंट क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, ये तो हो गया इनका वीज़ा का। और दूसरा, इन लोगों ने ये भी सिस्टम करा है कि अगर आप जिस भी कंपनी के अंदर वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, पहले तो क्या होता था कि वो डायरेक्ट है ना, जैसे लॉयर को बोला तो वो लॉयर है ना वर्क परमिट खिलवा के दे देता था। तो अब ये सिस्टम नहीं होगा। अब गवर्नमेंट खुद वेरीफाई करेगी यहाँ के कंपनीज में कि रियल में इसको बंदे की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि कुछ कंपनियां क्या करती है कि कुछ कंपनियां क्या, कुछ लोग होते हैं जो अपने एशियन कंट्री से या यहाँ के भी पास के आसपास के लोग जो आ जाते हैं और अपने नाम से किसी एक कोई छोटी कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद वो क्या करते हैं कि किसी लॉयर को पकड़ा और वहाँ से ना वर्क परमिट इशू करवा लेते हैं। वर्क परमिट इशू करवाया, इशू करवाने के बाद अपने एशियन कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान नेपाल में, ये लोग सेल कर देते हैं। मतलब अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहे उससे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इतने वर्क परमिट इशू हो रहे हैं तो उनका रीज़न क्या है। तो उन लोगों ने अगर फिर चेक किया तो नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर बोला कि भाई आज से ये नहीं होगा, हम खुद, गवर्नमेंट खुद वेरीफाई करेगी कि असल में इस कंपनी को बंदे चाहिए कि या नहीं चाहिए।
अगर उसको बंदे चाहिए होंगे तो गवर्नमेंट इशू करेगी वीज़ा, वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट तो गवर्नमेंट इशू करेगी, फिर वहाँ के जो मैंने पॉइंट वाले वो सिस्टम बताया, फिर वो आपको अचीव करना होगा, उस हिसाब से फिर आपका वीज़ा लगेगा। ये तो हो गई वर्क परमिट और वीज़े की बात। और हाँ, इसमें एक बात और बता दूँ, एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई वीज़ा रेशियो क्या है, वीज़ा रेशियो। भाई वीज़ा रेशियो ये है कि 2024 में इतने वीज़े नहीं लगे हैं बहुत से लोगों के, है ना, एंड में मे बी मार्च अप्रैल के बाद तो वीज़े लगे भी नहीं है। और जब से ये इन लोगों ने वीएफएस बंद करके और ये चालू किया ना ड्रॉ सिस्टम वाला, उसके बाद से किसी भी बंदे का एक का भी वीज़ा नहीं लगा है। हाँ, जैसे 100 बंदे अप्लाई करते तो एक आधे का लग जाता है, वो बात अलग है, बाकी 99% लोगों का नहीं लगा है। ठीक है, तो अभी हो सकता है, ये एक अच्छी भी बात है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ अगर वर्क परमिट आपका इशू हुआ, ठीक है, वो गवर्नमेंट इशू करेगी तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। एक ये टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी कि वर्क परमिट मेरा ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। ठीक है, जाली नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, ऐसा ये सिस्टम, ये टेंशन है, ये आपकी ये दूर हो जाएगी, इससे ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने और अपने बेनिफिट, अपने जो फॉरेनर के लिए क्या 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 रूल्स अप्लाई किए हैं, उसके लिए अपना क्या फ़ायदा है। कि इन लोगों ने कहा है कि गवर्नमेंट ने कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जो भी कंपनी उसमें काम करते हैं, तो उस कंपनी के हिसाब से उसको जो फैसिलिटी मिलती है, यहाँ के लोकल लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी के हिसाब से वो ही फैसिलिटी आपको मिलेगी। कि मैटर नहीं करता कि आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश आसपास के, या गल्फ से हो, कहीं से भी हो, डजेंट मैटर, ये बात मैटर ही नहीं करती है। बस आप फॉरेनर हो, क्योंकि पोलैंड का जो लोकल बंदा है वो, उसको छोड़ के बाकी जितने भी देश से बाहर से आए हुए हैं वो सब फॉरेनर में काउंट होते हैं। और उनका जो बेनिफिट है लोकल बंदों का, वही बेनिफिट अपन को मिलने वाला है। भले ही वो चाहे कंपनी की मेडिकल लीव्स हो, या फिर एडिशनल छुट्टियां हो कंपनी की, जैसे साल के अंदर जो मिलती है ना वो वाली, और सैलरी का जो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है तो इनको भी इंक्रीज़ फॉरेनर को देना होगा। कुछ कंपनियां क्या है कि टैक्स बचाने के चक्कर में, है ना, लोगों को उनकी सैलरी अकाउंट में नहीं डाल के केस देते हैं। ठीक है, टैक्स बचाने के चक्कर में केस देते हैं। और यहाँ के जो ओनर होते हैं वो देखते हैं फॉरेनर वालों को कुछ रूल का पता है नहीं, तो वो लोग जैसे जितना मिनिमम हो उतना मिनिमम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बताते भी नहीं है कि भाई ये है, ये ऐसा है, तो अब से वो वैसा नहीं चलेगा। अब इनका जिस भी कंपनियां है, सभी कंपनियों का चेकिंग होगा और टैक्स प्रॉपरली देना होगा इनको, और सैलरी जो करंट टाइम में चल रही है वो सैलरी इनको देनी होगी। ये हो गई है। ठीक है, और अच्छी बात ये भी है कि कुछ लोगों के लिए मन में डाउट रहता है कि भाई सैलरी क्या है, क्या सिस्टम, क्या कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या है, जिस सैलरी पे आते हुए रहती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पोलैंड में एक साल के अंदर 2 बार सैलरी इंक्रीज होती है, जनवरी में और सेकेंड जून जुलाई के अंदर। ठीक है, अभी जो पिछले साल की मैंने शायद आपको बताई थी कि आपकी वर्क परमिट पे इतनी सैलरी होनी चाहिए, 4,222 बताई थी मैंने, और अभी इन लोगों ने बढ़ा के 4,666 रुपये कर दिए हैं, 4,666 रुपीज़, सॉरी ज़लोटी ये कर दिए हैं। इतने अगर आपके वर्क परमिट में है या इससे ज़्यादा है तो आपके अच्छा है भाई, और इससे कम अगर कोई आपको वर्क परमिट देता है तो आप लीजिएगा भी मत। और अगर कोई भाई जो नया आया है पोलैंड के अंदर, और अगर वो इस सैलरी से नीचे किसी कंपनी में काम करता है, ये ग्रोस सैलरी है भाई, ग्रोस, हाँ ग्रोस का भी बता देता हूँ आपको कि ग्रोस में क्या है। ये जो सैलरी है ये आपका विथ टैक्स है। ठीक है, नेट एक तो होती है सैलरी नेट, एक होती है ग्रोस। ग्रोस के अंदर क्या है कि जो आपको ग्रोस बोलेगा, जैसे 4,666 ज़लोट इन लोगों ने 1 जनवरी से लागू कर दिया है, अप्लाई है, और ये ग्रोस है, तो इसमें आपका टैक्स कटेगा। टैक्स कटने के बाद आपका कितना हैंड इन हैंड आता है वो उसके उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे डिपेंड करता है कि आप कितना आवर वर्किंग कर रहे हो, कितना आवर वर्किंग कर रहे हो पर वीक। मिनिमम 40 आवर आप पर वीक वर्क कर सकते हो। वीक में 2 डेज आपका हॉलीडे रहेगा, सैटरडे संडे। ठीक है, और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि वो सैटरडे में भी अगर आपको काम करवाती है तो उसका एक्स्ट्रा देती है, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं देती है भाई। ठीक है, फॉरेनर को, लोकल लोग तो यहाँ के लोग करते भी नहीं है, सैटरडे संडे को तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद था कि आप लोग, जैसे कुछ लोग अपने यहाँ के है ना, अपने इंडिया नेपाल वाले लोग हैं ना, आए तो फिर वो क्या है कि
काम किसी और कंपनी में करते हैं, जैसे मान लो मैंने इंडिया से मैंने पोलैंड का वीज़ा लिया, ठीक है, मेरा वीज़ा लगा, मैं पोलैंड आया, मैं जिस कंपनी में आया हूँ उस कंपनी में आप आते हो तो उसमें एटलीस्ट आप महीने 2 महीने रुको वहाँ पे, ठीक है। मैंने 2 महीने, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आपका टीआरसी ना बने तब तक रुको, क्योंकि फिर आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पे, तो उनको है ना अभी तक टीआरसी नहीं मिला है भाई, उनको 3 से 4 साल हो गए यहाँ पे पोलैंड में रहते हुए, उनको टीआरसी नहीं मिला है अभी तक। उनका डिसीज़न हमेशा कभी कभी ये नेगेटिव देते हैं डिसीज़न, कभी कंपनी का बता देते हैं प्रॉब्लम, कि कभी आपका वर्क परमिट का प्रॉब्लम है, कभी आपका स्टे का प्रॉब्लम है, तो उनको कार्ड ही नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को फिर क्या है कि गवर्नमेंट है ना नोटिफाई भी करती है, फिर उसके बाद इन लोगों पे फिर एक्शन लेगी और इनको ना सीधा डिपोर्ट करने वाले हैं भाई। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, अगर आप पोलैंड में अंदर हो या आ गए हो या आ रहे हो, जिस कंपनी में आए तो उसमें एटलीस्ट टीआरसी तक रुको, रुको आपकी मर्जी ना रुको, बट महीने 2 महीने वहाँ रुको भाई। उस बंदे ने, जहाँ की ये कंपनी यहाँ की लोकल, उस बंदे ने, उस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया है, आपको वीज़ा दिया है भाई, तो एटलीस्ट इतना तो उसका हक बनता है ना कि आप वहाँ पे 2 महीने काम करो यार। अगर आप काम नहीं करते हो, ठीक है, तो आने के बाद सडनली आप वहाँ से गायब मत हो। बहुत से लोग है ना सडनली कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, और जो पुरानी प्रीवियस जो उनकी कंपनी होती है, वो कंपनी वाला क्या करता है ओनर, कि अपने गवर्नमेंट में है ना यहाँ के उसमें यह हाईलाइट करवा देता है कि यह बंदा इतनी तारीख से मेरे काम पे नहीं आ रहा है और इस घर में नहीं रह रहा है, तो अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आप वहाँ से चले गए, कल के दिन अगर आपको लोकल पुलिस या बॉर्डर पुलिस, क्योंकि पूरे यूरोप में है ना, पूरे यूरोप एक ऐसा है, जैसे अपने इंडिया की बात करें, आप कब राजस्थान में इंटर हो जाते हो, जैसे मान लो आप राजस्थान से निकले हो, ठीक है, आपको जाना है जैसे नियर बाय राजस्थान के बॉर्डर पे जाना है, ठीक है, तो बॉर्डर अपनी ऐसी होती है कि कभी आप हरियाणा में इंटर हो जाते हो, कभी फिर राजस्थान में इंटर आ जाते हो, फिर वापस दूसरे स्टेट में चले जाते हो। तो पूरा यूरोप का यही सीन है भाई, चाहे यूरोप हो, जर्मन, फ्रांस, आप इटली कहीं भी जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में इंटर कर लिया है। जब आप इंटर करोगे तब वहाँ की गाड़ी की जो नंबर प्लेट देखोगे ना, यहाँ की नंबर प्लेट देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किस पे क्या लिखा हुआ होता है। अभी अपने इंडिया में तो अभी लिखा आता है, छोटा सा नंबर प्लेट के नीचे IN लिखा हुआ आता है ना इंडिया, वैसा इन लोगों के यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ आता है। जैसे पोलैंड है तो PL लिखा रहेगा, जर्मनी है तो G लिखा रहेगा, ऐसा। तो पता नहीं चलता है कि आप कब पोलैंड छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में इंटर हो गए। तो वहाँ की अगर बॉर्डर पुलिस ने आपको पकड़ लिया भाई, तो आपको सीधा डिपोर्ट कर देंगे। फिर आप रिपोर्ट करेंगे, फिर आप वापस यूरोप नहीं आ पाएंगे। और कभी कभी तो ये लोग ऐसा करते हैं कि आपका 5 ईयर का बैन लगा देते हैं। बैन हो जाओगे तो फिर आप पूरे यूरोप में कहीं भी नहीं आ सकते, यूरोपियन यूनियन में एंट्री नहीं हो सकते आप। तो इससे अच्छा ये है कि अपनी सेफ्टी बना के खुद रखे भाई, और अपना बी केयरफुल रहे। ये तो हो गई ये वाली बात। और हाँ, कुछ बंदे कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई आपका क्या है, क्या सीन है ये कि आप प्रॉपरली वीडियो नहीं बना रहे। भाई प्रॉपरली वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली क्या है कि डे लाइट के सेविंग के चक्कर में ना टाइम नहीं मिल पाता है, और कंपनी में काम भी इतना रहता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, आप ये समझिए। हाँ, फालतू की वीडियो बनाना मेरा कोई शौक है नहीं कि मैं बस वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब के ऊपर बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसे ही लोगों के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो भी अपने टाइम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं अच्छी जगह पे। तो इसलिए मैं फालतू वीडियो नहीं डालता। अगर हाँ मेरे पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तभी ही मैं वीडियो बना के डालता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको नंबर प्लेट दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखो भाई, जो जैसे ये PL लिखा हुआ है ना, वैसे बस ये पूरा यूरोपियन यूनियन का इन लोगों का फ्लैग है, ठीक है। और ये PL है मतलब पोलैंड के अंदर। ऐसे ही जैसे मतलब आप यूक्रेन में तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, जैसे जर्मनी में चले गए, फ्रांस में चले गए, तो उस हिसाब से जाओगे तो वहाँ पे उनका रहेगा, ठीक है। और सर्दी बहुत हो रही है भाई, आइस बहुत अच्छा खासा गिरा है, रात से गिर रहा था, अभी रुका हुआ है, धूप भी निकली हुई है अच्छी खासी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप है ना बी केयरफुल रहो, और किसी भी चीज़ से कोई बंदे की
प्रॉब्लम में ना पड़ो भाई। अगर कोई बंदा लड़ाई कर रहा है तो उससे दूर रहो, ठीक है। तो आप क्या है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है। आप लोग इतना पैसा लगा के आप यहाँ आए हो अपने घर वालों को कि अपना अच्छे से जॉब करो, अच्छे से रहो, किसी से कुछ मत करो भाई, ताकि क्या है कि आप सेफ़ रहें। और जिस कंपनी में आओ तो भाई एटलीस्ट रुको वहाँ पे महीना 2 महीना, जिससे क्या है कि आपकी टीआरसी में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप छोड़ते हो कंपनी को तो उनको इन्फॉर्म करके छोड़ो ना यार, कि ठीक है यहाँ पे जो आप आते हो तो उसका एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट में ये लिखा होगा बाकायदा कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और उसमें ना ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो या छोड़ रहे हो तो आप है ना इतने दिन पहले आप कंपनी को इन्फॉर्म करो कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं और जाना है। तो उनको है ना 40 डेज़ पहले इनको इन्फॉर्म करना होता है, अदरवाइज़ फिर उनका कुछ पेनल्टी भी होता है। यहाँ के 1000 ज़लोट होते हैं, तो आप उनको 1000 ज़लोट दो, फिर आप वहाँ से फ्री हो जाओ। जिससे क्या है कि आपको वो लोग है ना वहाँ पे आपका कि आप जॉब कंटिन्यू नहीं हो, डिसकंटिन्यू हो गए हो, तो उसका लेटर बना के देंगे। जब आप नई कंपनी में ज्वाइन होते हो और जब नई कंपनी से आप टीआरसी अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे वो जब दोगे गवर्नमेंट में, तो वो वाला आप डॉक्यूमेंट वहाँ दे सकते हो, जिससे आपके टीआरसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, ठीक है। तो देखते रहिए हर बार यूनिक कार, और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ यार वीडियो को देख के ऐसे मत जाया करो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई। उसके पास में जो ये घंटी वाला बटन नहीं आता क्या, उसको भी प्रेस कर लो, जिससे क्या है कि आपके नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।